बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे प्रतिष्ठान इस वर्ष साल भर जन्म शताब्दी महोत्सव का एक इनिशिएटिव लेके नागपुर से ये उत्सव पूरे नागपुर में सेलिब्रेट हो रहा है। और इसमें क्या क्या प्रोग्राम में इनोवेटिव रहेंगे, क्या क्या इवेंट रहेंगे और जो आज के जो नागरिक है भारत के, वो किस तरीके से बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे को देखते हैं, उनके इतिहास को समझते हैं या फिर एक शोध विषय के रूप में उनके कार्यों को वो एक तरीके से समेटते हैं। हम देखते हैं कि हमारे साथ आज एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भीमराव वैद्य जी हैं जो इस प्रतिष्ठान को संभालते हैं और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इतिहास के लोग जिस तरीके से राजाभाऊ खोब्रागडे साहब को देखना चाहिए, उनके कार्यों को देखना चाहिए, एक तरीके से एक इसमें हमको उदासीनता दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रतिष्ठान ने इनिशिएटिव लेके क्या क्या उनके यानी क्या क्या प्रोग्राम अरेंज कर रहा है प्रतिष्ठान? जैसा कि कहा जाता है, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे ये बाबा साहब आम्बेडकर के मानस पुत्र थे। जब उन्होंने अपनी शिक्षा जो है बैरिस्टर से लंदन से बैरिस्टरी कर को जो इंडिया में आए और तब उन्होंने 1952 से लेकर तो 1984 तक ये पूरे अपने जीवन के अंत तक उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अम्बेडकरी आंदोलन को जो है पूरे देश में उनका प्रचार प्रसार किया और बहुत बड़े आंदोलन किए, जिससे कि सर्वसामान्य जो जनता है और आम जनता जो है उनको जो है वो बहुत सारी जो है उनको ये मिली, सहूलियतें मिली, उनको सारे सुविधा मिली। जैसा कि बैरिस्टर साहब जब यहाँ पे आए 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में दीक्षा समारोह हुआ, उसके बाद 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में हुआ। उसके आयोजन बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे और उस समय देवाजी बाबू खोब्रागडे भी थे, उन्होंने किया था। उनके जो पिता थे देवाजी बाबू खोब्रागडे, उस समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के आमदार थे, उनके साथ वो दशरथ पाटिल भी आमदार थे। और विदर्भ में जब बाबा साहब का आंदोलन जो शुरू हुआ, वो इन्हीं दो लोगों ने जो है बाबा साहब को विदर्भ में सबसे ज़्यादा ये किया। इसीलिए नागपुर को जो बाबा साहब ने चुना दीक्षा के लिए, उसी का जो कारण है कि देवाजी बाबू खोब्रागडे जैसे, दशरथ पाटिल जैसे और यहाँ पे नागपुर में जो और विदर्भ में जो बाबा साहब को मानने वाले और जो लोग थे, उनके वजह से जो है नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा समारोह में लिया। और नागपुर आज भी नागपुर और विदर्भ से जो है सारे भारत में बाबा साहब का आंदोलन, रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन वो ये शुरू हुआ। जैसे कि बाबा साहब के बाद में पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थे और बाबा साहब ने खुद अपने जरिए से अपने हयात में बैरिस्टर साहब के ऊपर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब स्थापन हुई 1942 में, तब उनका जो है ऑल इंडिया का जो जनरल सेक्रेटरी जो है वो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे को बनाया। और तब से जो है बाबा साहब ने ही ये पूरे उनके जो रिपब्लिकन पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो उनको ये था आंदोलन था, उनकी जो जिम्मेवारी है ये खुद बाबा साहब ने बैरिस्टर राजाभाऊ साहब के कंधों पर सौंपी थी। और वो जो बाबा साहब का जो विश्वास था, उसी विश्वास को लेकर बैरिस्टर राजाभाऊ ने जो है उनके बाद में जो है, जैसा बाबा साहब के देहांत के बाद में 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष थे एन शिवराज और वो सीनियर थे। और उसके बाद में जब एन शिवराज थे तो 1963 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जो है संसद, दिल्ली में संसद का घेराव, ये बहुत बड़ा आंदोलन और पूरे देश के लोग यानी बहुत सारे आंदोलन किए। हम देखते हैं कि भारत के नेशन बिल्डिंग में एक क्रांति पुरुष के रूप में भी राजाभाऊ खोब्रागडे को जाना जाता है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं वो डिप्टी स्पीकर तक गए चंद्रपुर से और वो राज्यसभा भी मनोनीत हुए। तो नेशन बिल्डिंग में भारत को भारत बनाने में, भारत को लोकतांत्रिक भारत बनाने में उनका क्या योगदान है? उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि 1958 से लेकर तो 1972 तक मतलब 1984 तक ये राज्यसभा के संसद सदस्य रहे। और उसी दरमियान दिसंबर 69 से लेकर तो अप्रैल 72 तक ये बैरिस्टर राज्यसभा के उपसभापति थे। यही नहीं, उनके नेतृत्व में जो है पूरे मतलब इसमें लंदन में इंग्लैंड के लिए जो संसदीय दल गया था, उसका नेतृत्व राउंड टेबल, उनका नेतृत्व बैरिस्टर साहब ने किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, मोहन धारिया ऐसे जैसे बड़े बड़े लोग यानी दिग्गज नेता थे। और बैरिस्टर साहब को सारे इंडिया के जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता मानते थे। यहाँ तक कि पूरे सारे जो भी उस समय राजनीतिक में ये थे,
तो वो सारे जो है बैरिस्टर साहब को मानते थे। और बैरिस्टर साहब जो है उस समय से लेकर जो है उन्होंने जो है 1964 में जब पूरे देश में जेल भरो आंदोलन हुआ भूमिहीनों का, तो वो जेल भरो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि उस आंदोलन में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जेल में गए। जितने लोग कोई भी आंदोलन में इतिहास में जो है विश्व के इतिहास में इतने लोग किसी आंदोलन में जेल में नहीं गए। और वो आंदोलन इतना बड़ा था और उस आंदोलन से जो है बहुत सारे जो है जो ज़मीन का वितरण हुआ और सब बौद्ध को सहूलतें मिला, आरक्षण जो है नौकरियां में, शिक्षावृत्ति, बहुत सारे जो है ये उसी समय आज जो सारी योजनाएं जो मिल रही है या कंपोनेंट प्लान जिसको कहते हैं, वो कंपोनेंट प्लान की जो ये है वो उस आंदोलन में थी। 64 से आंदोलन से वो मिली। और उसके बाद में जब बहुत सारे आंदोलन जो है वो जैसा आरक्षण के बारे में, जैसा नागपुर में आरक्षण शिखर परिषद कस्तूरजन पार्क में लिया था। और उसमें सारे देश के जो है बड़े बड़े नेता जो है, यानी वो मोरारजी देसाई के डिसीजन के बाद हाँ, वो बैरिस्टर साहब ने वो लिए। और पूरा अपनी यहाँ तक जो है उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी और अम्बेडकरी आंदोलन को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। बहुत सारे देश भर घूमकर जो है उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाया। और एल.आर. बाली, बीपी मौर्य, संघप्रिय गौतम, मास्टर मानसिंह, एस.आर. बौद्ध, इधर अरुमुगम, इधर ईश्वरी भाई, इधर तुम्हारे ये इतने ऐसे सारे बहुत सारे लोग गुजरात से लेकर तो पूरे देश में जो है उन्होंने अपने जाकर जो है रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाया। और यहाँ तक कि 1967 से लेकर मतलब जो है पूरे देश में 16 लोकसभा के खासदार थे। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उस समय का मद्रास, कर्नाटक, यहाँ से उस समय जो एन शिवराज थे वो भी खासदार थे। इन्हें 16 खासदार थे। और पूरे देश में जो है जहाँ जहाँ जो है 100 से ज़्यादा वो आमदार एमएलए जो है उस समय के विधि संसद में थे, विधिमंडल में थे। और ये जो सारी जो मेहनत है एक खुद बैरिस्टर राजा खोब्रागड़े इन्होंने पूरे देश में घूमकर जो है रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत बनाया। अच्छा, ठीक। हाँ, और यही नहीं, उन्होंने 77 में जो है 77 में जब इमरजेंसी के बाद में जो ये हुआ मतलब इलेक्शन हुआ, तो उस समय जनता पार्टी गठित हुई थी। उस जनता पार्टी के समर्थन से भी 2 खासदार जो है उधर से बुल्ढाना से दौलतराव गवई और इधर बालाघाट से कचरूलाल जैन जीत के आए थे। कचरूलाल जैन। तो ये सारे इसमें जो है बैरिस्टर राजा खोब्रागड़े का अग्रणी रहे। हम देखते हैं कि जिस तरीके से आज देश का परिप्रेक्ष्य बना है कि जो उद्योग घराने हैं, जो अमीर लोग हैं, जो व्यवसायी है, जो धन्ना सेठ है, उनको देश के लोगों के मुद्दों से लेना देना नहीं होता है किसी भी तरीके से। जिस तरीके से अमीरों की और गरीबों की एक खाई बनी है। लेकिन ये जो खोब्रागड़े घराना था, चाहे वो 1920 का ज़माना हो या उसके पहले 1911 का ज़माना हो, तो वहाँ से ये व्यवसाय की परंपरा चलती आई है, देवाजी खोब्रागड़े से लेके तो बाद में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े तक। आज हम देखते हैं, आज हमारे साथ और एक सहयोगी है हमारे, जो समाज कार्य में निरंतर अग्रसर रहते हैं, एनटी मेश्राम सर, और जो नागपुर भर में काम करते हैं और महाराष्ट्र में भी अलग अलग मूवमेंट का वो हिस्सा है। हम देखते हैं कि एक आज जो घराने हम देखते हैं कि पूरी कैपिटल एक तरीके से किसी घरानों के हाथ में आ गई। देश के जो पीएमओ है उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो उद्योगपति की मार्केटिंग करते हैं। पर जो उद्योगपति की हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े, वो उनको एक राजसी वारसा मिला, एक वसीयतनामा मिला। हम देखते हैं ब्रिटिशर से उनके रिलेशंस थे, हम देखते हैं उनके फादर के वायसराय से रिलेशन थे, साउथ इंडिया में उनका लकड़ी जाता था, सोने का उनका व्यवसाय था, व्यापार था। तो ये जो एक मुदिता का भाव आता है कि जो वंचित तबका है, मैं जिस समाज से हूँ उसको मुझे एक तरीके से सर्व करना है, ये जो मूवमेंट का भाग है, ये वंचित जो एक तरीके से एक ये फीलिंग आती है, इसके पीछे आप क्या प्रेरणा पाते हैं? जैसा हम देखें कि उस वक्त जैसा निज़ाम थे या फिर ब्रिटिश थे, बाद में हम देखते हैं भारत स्वतंत्र भारत का एक एरिया था, तो जो खोब्रागड़े फैमिली का देश के प्रति एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके बहुत करीबी देवाजी बापू खोब्रागड़े थे और वो बाबा साहब को अर्थसहाय्य भी करते थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? बाबा साहब को जब भी विदर्भ में कोई आंदोलन खड़ा करना हो या उनको यहाँ से उनको कुछ मदद चाहिए होती थी, तो वो देवाजी बापू से संपर्क किया करते थे। मिलिंद कॉलेज के लिए भी
बाबा साहब ने जब उनको बोला तो उन्होंने वहाँ के लिए फर्नीचर भी यहाँ से भेजा था। दूसरा कि जब निज़ाम शाही थी यहाँ निज़ामों की, तो उस समय निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। उस समय भी देवाजी बापू ने बैक साइड में रह के जिस ढंग से बाबा साहब ने उनको कहा था, जो प्लानिंग की थी, तो उस प्लानिंग को उन्होंने अच्छे ढंग से कार्यान्वित कर उसको सफल किया था। और उनका आज श्रेय जाता है सरदार पटेल जी को। लेकिन वो उसके पीछे का जो रहस्य है कि किसी को पता न होते हुए भी और नाम के लिए भी वो आगे न आते हुए उन्होंने बाबा साहब को जो वचन दिए और बाबा साहब ने जो उनसे बात कही, उनको उन्होंने पूरी तरह से जिम्मेवारी के साथ, निष्ठा के साथ निभाया। हम देखते हैं कि इतना वक्त लग जाता है। नवंबर 2009 में यानी रिलीज़ होता है। भारत रत्न मिलने में बाबा साहब को इतना वक्त लगता है, तो एक तरीके से भारत के अंदर एक जातीय कुंठा की मानसिकता भी काम करती है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये तो आज भी अपने को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे बच्चे आज सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिखित जो परीक्षा होती है उसमें बहुत सारे 99% मार्क लेते हैं, लेकिन जब उनका वाइवा होता है तो उनको वहाँ बहुत कम मार्क दिया जाता है, ताकि डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ताकि जो उच्च वर्णीय के बच्चे हैं वे उस पोस्ट के को हासिल करें। हम देखते हैं, अंत में आपसे पूछूंगा कि मैं ये जो प्रोग्राम आपने डिक्लेयर किया है, तो इसके पीछे का क्या यानी उद्देश्य रहा है आपका कि राजाभाऊ खोब्रागड़े जी का साहित्य, बैरिस्टर साहब का साहित्य, इसमें एक इंग्लिश के बुक का भी विमोचन है, तो उसमें उस बुक का क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या क्वालिटीज़ है, और राजाभाऊ खोब्रागड़े जी को अगर से देश के नागरिकों को पढ़ना है तो आप कौन से पुस्तकों को रिकमेंड करेंगे और वो उनके टाइटल क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जौनजाड़ साहब जो प्रकाश जौनजाड़, वे हमारे प्रतिष्ठान के सहसचिव है, तो उनसे जब उन्होंने संपर्क किया कि बैरिस्टर साहब के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और लोगों को उसकी जानकारी मिले। जब मैं छोटा था तो उस समय हम केवल बैरिस्टर साहब का नाम ही सुने थे, लेकिन बाद में ऐसे कुछ जो आरपीआई के जो लोग थे, नेता थे, उनके जरिए उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें मिलती थी कि भाई बैरिस्टर साहब ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, लेकिन वे अल्प इसमें होता था या तो इसीलिए हम लोगों ने जब 2004 में हम लोग इकट्ठा हुए और आरपीआई की थोड़ी खस्ता हालत हो गई थी, तो हम लोगों ने ये सोचे कि भाई जिस बाबा साहब ने जिस व्यक्ति के कंधे के ऊपर वे हयात थे, उसी समय उनके ऊपर विश्वास रखकर जो अंबेडकर चळवळ की धुरा उनके कंधों पे रखी, तो हम लोग उसी का एक वही उद्देश्य कि भाई इन्होंने इतना सब बड़े बड़े लीडर होने के बावजूद भी उन्हीं के ऊपर क्यों सौंपा, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानने की चेष्टा किए। और बैरिस्टर साहब की फैमिली, हमारे जो सहसचिव थे वे दिवंगत हो चुके हैं, तो वी.एस. रामटेके, तो वी.एस. रामटेके जी के साथ हमारा काफ़ी दिन से संपर्क था, तो हम लोगों ने ऐसे ही बैठे बैठे ही हम लोग ये सोचे कि भाई ठीक है, बैरिस्टर साहब के बारे में हम लोगों को जानकारी दे, रिपब्लिकन चळवळ जो है वे और आगे बढ़े। तो इस लिए हम लोगों ने प्रतिष्ठान की स्थापना की। उसमें मुख्य नाम में पत्रकार रमाकांत डोंगरे जी का नाम मैं लूँगा, क्योंकि मैं जब भी नागपुर में मैंने मेरा बिजनेस डिज़ाइन का चालू किया तो अनेक लोग मेरे पास आते थे, उसमें से रमाकांत जी डोंगरे एक थे, तो उनके साथ बैठे बैठे ऐसी बातचीत होती थी, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझे दी, क्योंकि वे रिपब्लिकन आंदोलन से जुड़े हुए थे और सीनियर एक ज्येष्ठ पत्रकार के हैसियत से
वे रिपब्लिकन आंदोलन कैसे आगे बढ़े और समाज को दिशा मिले, तो वे हमेशा लिखा करते थे। तो उन्होंने भी इस प्रतिष्ठान में वे संस्थापक सदस्य है, ट्रस्टी है हमारे, वो भी गुजर गए। तो ऐसे हम समविचारी लोग इकट्ठा होकर प्रतिष्ठान की स्थापना की। पुस्तकों के क्या नाम बोलेंगे आप साहित्य क्षेत्र से हैं, क्या आप कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए? बैरिस्टर साहब की ईसादास भड़के जी ने किताब लिखी है। बैरिस्टर साहब आम्बेडकरी चळवळ के बारे में उन्होंने सारा ये ब्यौरा दिया है। और हम लोगों ने प्रकाश जौनजाड़ इनकी लिखी हुई किताब को प्रकाशित किया अभी एक है, इंग्लिश में आ रही है। और अभी विराज राजश्री उन्होंने भी एक किताब इंग्लिश में लिखी है, तो उन्होंने बैरिस्टर साहब ये नाम दिया है उसका। और इंग्लिश में आजकल बच्चे हम लोग देखते हैं कि वो हिंदी या मराठी को ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते, हिंदी तो इंग्लिश को करते। इंग्लिश को, क्योंकि हमारा समाज के बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें समझने के लिए इंग्लिश में वो किताब ज़्यादा आज के पीढ़ी को मार्गदर्शक रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हम देखते हैं कि साहित्य को पढ़ने के लिए, इतिहास को समझने के लिए किताबों के उन लफ्ज़ों को, उन अल्फाजों को समझना पड़ता है जो इतिहास से चुन के हमको डिकोड करना पड़ता है। इसीलिए चाहे वो कोई भी मोमेंट रहे, उसका दस्तावेज एक किताब होती है। इन किताबों के जो नाम आपने सुने हैं, हम दर्शकों से अपील करते हैं कि जो बैरिस्टर साहब है उनका इतिहास पढ़ने के लिए उन किताबों के ऊपर भी आप रोशनी डालिए और आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।